जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक छोटे से कस्बे की। धूल भरी गलियां, बरगद के पेड़, मंदिर की घंटियों की आवाज और दूर कहीं बजती हारमोनियम की मधुर धुन। यही है खंडवा, मध्य प्रदेश का वो शहर जिसने भारत को उसकी सबसे जिंदा दिल, सबसे नटखट और सबसे बेमिसाल आवाज दी। किशोर कुमार। 1929 की एक ठंडी सुबह, 4 अगस्त का दिन। गांगुली परिवार में जन्म हुआ आभास कुमार गांगुली का। हाँ, वही आभास जो बाद में पूरी दुनिया के लिए किशोर कुमार बन गए। पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील, मां गौरी देवी एक संस्कारी और संगीत प्रेमी गृहिणी। घर में 4 बच्चे, अशोक, अनूप, सती और सबसे छोटे आभास। कहा जाता है कि बचपन से ही आभास में एक अलग तरह की शरारत थी। हरकतें इतनी मजेदार कि पूरा मोहल्ला हंस पड़ता। छोटे आभास अक्सर पड़ोसियों की आवाज की हूबहू नकल कर देते। कोई दुकानदार कैसे आवाज लगाता है या कोई बुजुर्ग कैसे खांसता है, सबकी मिमिक्री। लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाते। लेकिन सिर्फ नकल नहीं, आभास को गाना भी बहुत भाता था। बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा रहे थे। जब भी वे घर आते, छोटे आभास उनकी छाया की तरह उनके पीछे पीछे घूमते। संगीत का पहला परिचय। कहते हैं किशोर कुमार की आवाज जन्म से ही अनोखी थी, लेकिन शुरुआत में तो उन्हें गाने का ज्यादा ज्ञान नहीं था। गाते वक्त अक्सर बेसुरे हो जाते और मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते। एक बार जब वह छोटे थे, उनके पैरों में चोट लग गई। लंबे समय तक घर पर बैठे रहे। इसी दौरान उन्होंने संगीत सुनना और आवाज से खेलना शुरू किया। खाली समय में वो गाना गाने की कोशिश करते, आवाज को तोड़ते मरोड़ते और खुद ही हंसते। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके गले में एक अलग जादू है। खंडवा से बॉम्बे, सपनों की ओर। बचपन के दिन बीते, अब बारी थी सपनों के पीछे भागने की। अशोक कुमार उस दौर के सुपरस्टार थे, महल और किस्मत जैसी फिल्मों से देश भर में मशहूर। छोटे भाई किशोर अक्सर सोचते, काश मैं भी बॉम्बे जा पाता और वहां बड़ा कुछ कर पाता। और वो दिन भी आया जब किशोर कुमार अपनी मस्त मौला चाल और भोली मुस्कान के साथ खंडवा से बॉम्बे की ट्रेन पकड़ते हैं। खिड़की से बाहर झांकते हुए शायद वो सोच रहे होंगे, क्या मैं भी एक दिन गा पाऊंगा? क्या मेरी आवाज लोग पहचानेंगे? बॉम्बे में शुरुआती संघर्ष। बॉम्बे पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने भाई अशोक कुमार के घर कदम रखा। अशोक कुमार उन्हें पढ़ाई पूरी करने की सलाह देते। कहते, आभास, पहले ग्रेजुएशन पूरा करो, ये फिल्म लाइन बहुत टेढ़ी है। लेकिन आभास का मन कहाँ पढ़ाई में लगता। उन्हें तो बस गाने, मस्ती करने और लोगों को हंसाने का शौक था। शुरुआत में किशोर को छोटे मोटे रोल मिले। फिल्मों में उन्होंने साइड एक्टिंग करनी शुरू की, लेकिन उनका दिल कहता था, मेरा असली रास्ता संगीत है। गायक बनने का सपना। किशोर कुमार का सपना था गायक बनने का, लेकिन उस समय इंडस्ट्री में क्लासिकल ट्रेनिंग वाले गायक ही छाए हुए थे। तलत महमूद, मुकेश, मोहम्मद रफी। किशोर के पास न तो क्लासिकल ट्रेनिंग थी, न ही गुरु। लोग मजाक उड़ाते, ये लड़का बेसुरा है, गायक नहीं बन सकता। लेकिन किशोर के पास था जुनून। वो कहते, मैं किसी की तरह नहीं गाऊंगा, मैं तो अपनी तरह गाऊंगा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। पहला बड़ा ब्रेक 1950 का दशक। एसडी बर्मन से मुलाकात हुई। बर्मनदा ने किशोर की आवाज में एक अलग जादू पहचाना। उन्होंने कहा, तुम्हें क्लासिकल की जरूरत नहीं, तुम्हारी आवाज में मस्ती है, जिंदगी है, बस वैसे ही गाओ। और फिर आया वो गाना जिसने किशोर कुमार को पहली बार सबकी नजरों में ला खड़ा किया। कयामत से कयामत तक से बहुत पहले, आराधना से बहुत पहले, बल्कि 1951 की फिल्म आंदोलन में। धीरे धीरे किशोर कुमार फिल्मों में पहचान बनाने लगे। नटखट किस्से। रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर अक्सर अचानक पागल हरकतें करने लगते। माइक के सामने गाते गाते किसी जानवर की आवाज निकाल देते। सब हंस पड़ते। एक बार उन्होंने गाने से पहले स्टूडियो के फर्श पर लेटकर गाना गाया, सिर्फ इसलिए कि आवाज का इफेक्ट अलग लगे। डायरेक्टर और म्यूजिशियन हैरान रह जाते। खंडवा की यादें। किशोर चाहे कितने भी मशहूर हो जाएं, उन्हें हमेशा खंडवा की मिट्टी याद आती। वो अक्सर कहते, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं खंडवा लौट जाऊंगा। वहां के पेड़, गलियां और मेरी बचपन की यादें ही मेरी असली पूंजी हैं। बॉम्बे में शुरुआती संघर्ष और फिल्मी सफर की शुरुआत। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 1949। बॉम्बे शहर, जो अब मुंबई कहलाता है, ये वही दौर है जब हर गली, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई अपनी किस्मत तलाशने आता था। किसी के सपनों में हीरो बनने की चाह थी, किसी के लिए डायरेक्टर की कुर्सी थी,
और किसी का सपना था पर्दे पर अपनी आवाज से जादू बिखेरना। इन्हीं लाखों सपनों के बीच खंडवा से आया एक दुबला पतला शरारती सी मुस्कान वाला लड़का भी इस शहर में अपने लिए जगह बनाने आया था। किशोर कुमार। बॉम्बे उसके लिए नया था, बड़ा था और सबसे बढ़कर मुश्किलों से भरा था। उसके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन किशोर किशोर की तो दिलचस्पी गाने में थी। ना वह प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए हुए थे, ना शास्त्रीय संगीत के दांव पेंच जानते थे। वो तो बस गुनगुनाने वाले इंसान थे, जिंदगी के हर पल में धुन ढूंढने वाले। कहानी शुरू होती है बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो से। यहां पर अशोक कुमार का दबदबा था। किशोर अक्सर स्टूडियो चला आता, लेकिन सिर्फ गानों और एक्टिंग को देखने के लिए। कहते हैं कि वह काम से ज्यादा मशीनों और रिकॉर्डिंग टेक्नीशियन से दोस्ती कर लेता था। कई बार लोग हंसते कि ये लड़का कभी हीरो बनेगा क्या, मगर किशोर का दिल सिर्फ मस्ती में लगता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। संगीतकार खैकशां के उस्ताद खेमचंद प्रकाश ने किशोर को गुनगुनाते हुए सुना। उस समय किशोर गा रहे थे अपने अंदाज में, थोड़े नकली, थोड़े मजाकिया सुर। खेमचंद ने रोका और कहा, अरे तुम तो गा सकते हो। किशोर हंसते हुए बोले, मैं गायक? मैं तो बस मजाक में गा रहा था। लेकिन खेमचंद ने उनकी आवाज में एक अलग ही खनक सुनी। उन्होंने किशोर को पहला गाना दिया, मरने की दुआएं क्यों मांगू, फिल्म जिद्दी 1948। ये गाना एकदम हिट नहीं हुआ, लेकिन किशोर की आवाज को पहचान मिल गई। वो समझ गए कि शायद यही उनका रास्ता है। अब शुरू हुआ संघर्ष असली दौर। किशोर कुमार को गाना तो अच्छा लगता था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं थी। उस समय गायक बनने के लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग जरूरी मानी जाती थी। मोहम्मद रफी, मन्ना डे जैसे दिग्गज पहले से मौजूद थे। किशोर उनसे अलग कैसे दिखते? यहां किशोर का अतरंगी अंदाज काम आया। जब उनसे कहा जाता कि सुर ठीक नहीं है, तो वो जानबूझकर और बेसुरा गाने लगते। लोग हंस पड़ते और कहते, ये पागल है। लेकिन इसी पागलपन ने उन्हें अनोखा बना दिया। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक रिकॉर्डिंग में जब संगीतकार ने कहा, किशोर सुर में गाऊं, तो किशोर बोले, सुर में ही तो गा रहा हूं, बस सुर मेरे हिसाब से है। पूरे स्टूडियो में ठहाका गूंज गया। एक्टर बनने की कोशिश। अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर हीरो बने। उन्होंने किशोर को कई फिल्मों में काम दिलवाया, आंदोलन, लड़की, नई दिल्ली। लेकिन सच्चाई ये थी कि किशोर को एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। वह हर बार शॉट देते देते कैमरे के पीछे गाने लगते। एक बार डायरेक्टर ने डांटा, किशोर तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? किशोर बोले, मुझे तो बस गाना आता है। और सच यही था। एक्टिंग से ज्यादा उनकी आत्मा गानों में बसती थी। संगीतकारों के साथ रिश्ता। धीरे धीरे किशोर को SD बर्मन ने नोटिस किया। दादा बर्मन ने उन्हें समझाया कि आवाज को गंभीरता से लेना होगा। कहते हैं एक दिन किशोर उनके बंगले पहुंचे और गाना सुनाया। बर्मन साहब ने रोका और कहा, किशोर नकल मत करो, तुम रफी नहीं हो, तुम किशोर कुमार हो, अपनी आवाज को पहचानो। यही बात किशोर के दिल में उतर गई। उन्होंने अपनी अलग गायकी स्टाइल पर काम करना शुरू किया, जहां सुर में शरारत थी, शब्दों में मस्ती और आवाज में जिंदगी का खुमार। मुश्किलों का दौर। लेकिन इंडस्ट्री का रास्ता इतना आसान कहाँ था। कई बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया और अचानक निकाल दिया गया। कई बार कहा गया, ये गाना तुम्हारी आवाज के लिए नहीं है। कभी प्रोड्यूसर ने बोला, हम तो रफी साहब को लेंगे। किशोर ऐसे मौकों पर निराश होने के बजाय और अतरंगी हरकतें करने लगते। अगर उन्हें सेट से बाहर निकाला गया, तो वो बाहर खड़े होकर पूरे जोश से गाना शुरू कर देते। लोग इकट्ठा हो जाते और कहते, ये तो पागल है। लेकिन धीरे धीरे यही पागलपन उनका ट्रेडमार्क बन गया। यही वो दौर था जिसने किशोर कुमार को बनाया एक ऐसा इंसान जो नॉर्म्स को तोड़कर चलता था। न नियम, न बंधन, सिर्फ मस्ती, सिर्फ संगीत। संघर्ष का निचोड़। किशोर ने बॉम्बे में बहुत भूखें झेली, ठोकरें खाईं, रिजेक्शन झेले। लेकिन हर रिजेक्शन के बाद उनकी हंसी और बड़ी हो जाती। उन्होंने सीख लिया कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हंसते गाते गुजारना चाहिए। यही फलसफा आगे उनके हर गाने में झलका, चाहे वो रोमांटिक धुनें हों, कॉमेडी नंबर हों या दर्द भरे नगमे। स्टाइल का जन्म 1950 के दशक आते आते म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन ने किशोर की असली काबिलियत पहचानी। उन्होंने कहा, किशोर तू अपनी आवाज निकाल, किसी की कॉपी मत कर। और फिर आया गाना कितना हसीन है मौसम, फिल्म आजाद 1555। यहीं से किशोर कुमार का असली अंदाज निकला। मस्ती, हंसी, हल्कापन और खनक। SD बर्मन ने ही उसे बड़े गानों का मौका दिया। माना जनाब ने पुकारा नहीं, दिल डाल के देखो, गाता रहे मेरा दिल। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये आवाज युवा भारत की आवाज है। 60 का दशक, असली उभरना। 60 के दशक में किशोर धीरे धीरे लोकप्रिय हुए, लेकिन मोहम्मद रफी और मन्ना डे का दबदबा था। लोग कहते थे, किशोर अच्छा है,
लेकिन उतना बड़ा गायक नहीं। मगर जब आराधना 1969 आई तो सब बदल गया। राजेश खन्ना की एंट्री और किशोर कुमार की आवाज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा। ये गाने जब बजे तो लगा मानो पूरी इंडस्ट्री में तूफान आ गया हो। लोग कहने लगे राजेश खन्ना की आत्मा तो किशोर कुमार की आवाज है। यहीं से किशोर कुमार रातों रात सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर बन गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के किस्से। किशोर की रिकॉर्डिंग्स अपने आप में कॉमेडी शो होती थीं। एक बार वो गाना गा रहे थे, पल पल दिल के पास, बीच में अचानक हंस पड़े। म्यूजिक डायरेक्टर बोले क्या हुआ? किशोर बोले मुझे लगा सामने से बंदा आकर मेरा कान पकड़ लेगा कि इतना रोमांटिक क्यों गा रहा है। वो रिहर्सल से नफरत करते थे, कहते थे रिहर्सल करोगे तो गाने की ताजगी मर जाएगी। इसीलिए वो सीधे गाना रिकॉर्ड कर देते थे बिना बार बार कोशिश के। 70 का सुनहरा दौर। 70 का दौर किशोर कुमार का स्वर्ण युग कहलाता है। हर हीरो की आवाज वहीं बने। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र। उनके गाने, जीवन से भरी तेरी आंखें, नीले नीले अंबर पर ओ मेरे दिल के चैन, चला जाता हूं, सिर्फ गाने नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी की धड़कन थे। रेडियो पर किशोर, धड़कन तेज होना। संगीत में प्रयोग। किशोर का सबसे बड़ा टैलेंट था इनोवेशन। वो गाने में अचानक हंसी डाल देते, सीटी बजा देते, आवाज बदल लेते। जिंदगी एक सफर है सुहाना में उनका हंसना और सीटी ने गाने को यादगार बना दिया। किसी ने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? किशोर बोले गाना तो सब गाते हैं पर मस्ती डालो ताकि लोग भूल ना पाए। रफ़ी बनाम किशोर। 70 के दशक में अक्सर तुलना होती, रफ़ी बड़े या किशोर? किशोर हमेशा कहते रफ़ी साहब से बड़ा कोई नहीं, मैं तो उनका फैन हूं। एक बार दोनों साथ गा रहे थे ये रेशमी जुल्फें दोस्ताना। रिकॉर्डिंग के बाद किशोर ने रफ़ी को गले लगाया और बोला आपकी आवाज भगवान की देन है, मेरी तो बस शरारत है। स्टेज शो और लाइव मैजिक। किशोर के लाइव शो भी उतने ही धमाकेदार थे। वो कभी गाते गाते डांस करने लगते, कभी नकली रोने लगते, कभी माइक गिरा देते। लोग कहते हम गाने सुनने नहीं, किशोर को देखने आते हैं। 80 का दौर, आवाज की परिपक्वता। 80 में भी किशोर का जलवा कायम रहा। अमिताभ बच्चन के लिए गाए गाने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, खई के पान बनारस वाला, अनिल कपूर, गोविंदा जैसे नए हीरो तक उनकी आवाज पहुंची। किशोर की आवाज जवानों की भी थी, बूढ़ों की भी, बच्चों की भी। आखिरी रिकॉर्डिंग 1987। फिल्म वक्त की आवाज के लिए किशोर ने आखिरी बार गाया। गीत था गुरु गुरु गुरुनाम। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग होगी। किशोर कुमार ने कभी संगीत को नियमों में नहीं बांधा। उन्होंने कहा गाना एक खेल है और मैं उस खेल का सबसे शरारती खिलाड़ी हूं। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी उनके जमाने में थी। फिल्मों में किस्मत और नायाब अंदाज। पहला सीन, किशोर पर्दे पर नायक। साल था 1951। आंदोलन में किशोर कुमार को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा गया। छोटे छोटे रोल, लेकिन उन रोल्स में भी उनकी मासूमियत और अदाएं दर्शकों को भाने लगीं। उस दौर में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे नायक सिनेमा पर छाए हुए थे। लेकिन किशोर अलग थे। न ही उनके पास राज कपूर जैसी मासूम आंखें थीं, न ही दिलीप जैसी गंभीरता, और न ही देव आनंद जैसी स्टाइलिश अदाएं। उनके पास था तो बस मस्ती, अतरंगीपन और बिंदासपन। एक किस्सा मशहूर है जब देव आनंद ने कहा था किशोर तुम ही मेरे असली वॉइस हो, मेरी फिल्में तुम्हारी आवाज के बिना अधूरी हैं। और यही वजह थी कि देव आनंद और किशोर का रिश्ता सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के बाहर भी एक दोस्ताना जादू की तरह चलता रहा। कॉमेडी का बादशाह किशोर कुमार जब अभिनय करते तो उनकी कॉमेडी में एक अलग ही मस्ती होती। फिल्म चलती का नाम गाड़ी। 1958 में उन्होंने अपने भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ ऐसा धमाल मचाया कि यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन कॉमेडी मानी जाती है। सोचिए, स्क्रीन पर एक सीन, बारिश हो रही है, गाड़ी खराब हो गई है और किशोर कुमार गाड़ी ठीक करने की बजाय छेड़खानी भरे गाने में व्यस्त हैं। दर्शक हॉल में ठहाके लगाते, विसल्स बजाते, और किशोर कहते थे मैं अभिनय नहीं करता, मैं बस अपनी मस्ती करता हूं, कैमरा अपने आप पकड़ लेता है। अनोखी कहानियों के हीरो किशोर कुमार ने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, रोमांटिक और भावनात्मक रोल भी किए। फिल्म पड़ोसन 1978 का उनका किरदार भोला शायद ही कोई भूल पाए। भोला जो सीधा साधा गांव का भोला लड़का है और प्यार करता है। जब वो सुनील दत्त और महमूद के बीच उलझता है तो दर्शक पेट पकड़कर हंसते हैं। उस फिल्म में एक सीन था जब किशोर गाना गा रहे होते हैं और महमूद उनके पीछे बैठकर
क्लासिकल अंदाज में उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। पूरा सीक्वेंस हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे मजेदार म्यूजिकल कॉमेडीज में गिना जाता है। निर्देशक किशोर। कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार ने कई फिल्में डायरेक्ट भी की। दूर गगन की छांव में 1964 उनकी डायरेक्टेड फिल्म थी, जिसमें उन्होंने पिता और बेटे की भावनात्मक कहानी को पर्दे पर उतारा। इस फिल्म से पता चला कि मस्तीखोर किशोर के दिल में भावनाओं का कितना गहरा समंदर छिपा था। लोग कहते थे, किशोर जी, आप तो सिर्फ कॉमेडियन हैं। लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया कि उनके अंदर का कलाकार कितनी गहराई से इंसानी रिश्तों को समझता था। फिल्म इंडस्ट्री से टकराव फिल्मों में काम करते हुए किशोर का अक्सर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से झगड़ा हो जाता। वजह उनकी बेपरवाह लाइफस्टाइल। एक बार की बात है, एक शूटिंग सेट पर डायरेक्टर ने कहा, किशोर जी, शूटिंग टाइम पर आ जाइए। किशोर बोले, ठीक है, लेकिन पहले एडवांस दीजिए। और जब तक पैसे हाथ में नहीं आते किशोर कभी कभी शूटिंग पर जाते ही नहीं। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपने बंगले पर एक बोर्ड टांग रखा था, बीवेयर ऑफ किशोर। कोई मेहमान आ जाता तो पूछते, पैसे लाए हो? अगर हाँ मिला तो अंदर आने देते, वरना सीधे गेट से वापस। स्टार और इंसान। फिल्मी किस्मत ने किशोर को बहुत उतार चढ़ाव दिए। कभी फिल्मों में सुपरहिट, कभी बुरी तरह फ्लॉप। लेकिन किशोर को फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे, फिल्में हिट हो या फ्लॉप, मुझे अपनी मस्ती करनी है। मैं ऑडियंस के लिए काम नहीं करता, मैं अपने लिए करता हूं। शायद यही वजह थी कि उनकी हर फिल्म, हर रोल, हर डायलॉग अलग था। उनकी कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया था। प्यार, शादियां और रिश्तों का जादू। किशोर कुमार की जिंदगी उतनी ही रंगीन थी जितनी उनकी आवाज, और उतनी ही उतार चढ़ाव भरी जितनी उनकी फिल्में। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक और विवादों से भरा अध्याय था उनका प्यार, उनकी शादियां और रिश्तों की वो कहानियां जिनके बारे में आज भी लोग उतनी ही दिलचस्पी से बातें करते हैं। पहला प्यार, रूमी देवी से शादी। किशोर कुमार की पहली शादी हुई 1950 में रूमी देवी से। रूमी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी थीं। दोनों का रिश्ता शुरू में काफी अच्छा चला। किशोर कुमार अपने दोस्तों से कहा करते, रूमी मेरी किस्मत है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। लेकिन वक्त के साथ उनकी मस्तीखोर और बेफिक्र आदतें रूमी को खटकने लगीं। किशोर अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते, फिल्म की शूटिंग, गाने या फिर बस अपने पागलपन में मस्त। धीरे धीरे यह रिश्ता दूरियों में बदल गया और दोनों का तलाक हो गया। मधुबाला, सच्चा और दर्द भरा प्यार। अगर किशोर कुमार की जिंदगी का सबसे चर्चित रिश्ता था तो वो था मधुबाला के साथ। मधुबाला, वो नाम जिसे फिल्मी दुनिया वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहती थी। उनकी खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। लेकिन मधुबाला का दिल जीता था इस बेपरवाह, अतरंगी और मासूम इंसान ने, किशोर कुमार ने। उनकी मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर हुई थी। दोनों ने साथ काम किया और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। मधुबाला बीमार थीं, उन्हें हृदय रोग, हार्ट एलिमेंट था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। बावजूद इसके किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की। लोगों ने कहा, किशोर, ये शादी मत करो, मधुबाला ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। लेकिन किशोर ने हंसते हुए कहा, अगर वो एक दिन भी मेरी जिंदगी में रहेंगी तो वो मेरे लिए पूरी उम्र के बराबर होगा। 1960 में दोनों ने शादी की। शादी के बाद किशोर ने मधुबाला को लंदन तक ले जाकर इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1969 में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि मधुबाला की मौत के बाद किशोर कई दिनों तक चुप रहे, न गाने गाए, न फिल्में की। उन्होंने कहा, मधु, तुम चली गई, लेकिन मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगी। तीसरी शादी, योगिता बाली। किशोर कुमार ने तीसरी शादी की योगिता बाली से, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री की नई उभरती अभिनेत्री थीं। शुरुआत में रिश्ता काफी अच्छा चला, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। योगिता को किशोर की बेपरवाह और अजीब आदतें समझ नहीं आती थीं। एक किस्सा मशहूर है। किशोर अक्सर अपने घर में अचानक सारी लाइट्स बंद कर दिया करते और कह देते, अब सबको अंधेरे में रहना है। ऐसी हरकतों से योगिता परेशान हो जाती। शादी कुछ महीनों तक ही चली और फिर दोनों अलग हो गए। चौथी और आखिरी शादी, लीना चंदावरकर। किशोर की चौथी शादी हुई लीना चंदावरकर से, जो खुद एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। लीना और किशोर का रिश्ता गहराई और समझ से भरा था।
लीना ने किशोर के साथ हर उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया। किशोर अक्सर कहते, लीना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। जब मैं परेशान होता हूं, ये मुझे हंसा देती है। लीना और किशोर का रिश्ता आखिरी समय तक चला। उनके बेटे सुमीत कुमार इसी शादी से हुए। रिश्तों का जादू और दर्द। किशोर कुमार की जिंदगी की इन चारों शादियों ने उन्हें अलग अलग अनुभव दिए। रूमी से उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ शुरुआत का जोश नहीं, बल्कि समझदारी भी मांगता है। मधुबाला से उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। योगिता से उन्होंने समझा कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चल पाता। और लीना से उन्होंने पाया एक ऐसा साथी जिसने उन्हें अंत तक समझा और अपनाया। किशोर कुमार का प्रेम जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कभी इसमें रोमांस था, कभी ट्रेजेडी, कभी ड्रामा, तो कभी खुशनुमा मस्ती। लेकिन सबसे खास ये था कि उन्होंने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से जिया। शायद यही वजह है कि आज भी जब उनकी जिंदगी पर बातें होती हैं तो लोग सिर्फ उनके गानों को ही नहीं, बल्कि उनके रिश्तों की कहानियों को भी उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं। पैसा, शोहरत और पागलपन की कहानियां किशोर कुमार सिर्फ गायक या अभिनेता ही नहीं थे। वो तो एक ऐसे इंसान थे जिनकी पूरी जिंदगी पागलपन और अनोखे किस्सों से भरी थी। अगर पैसा, शोहरत और अजीबोगरीब आदतों की बात की जाए तो शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी उनके बराबर नहीं ठहरता। पैसा, किशोर का अनोखा नियम। किशोर कुमार को पैसा बहुत पसंद था, लेकिन वो पैसों को लेकर उतने ही अलग किस्म के इंसान थे। उनका सबसे मशहूर डायलॉग था, पैसा ही भगवान है। कहते हैं उन्होंने अपने घर की दीवार पर यह लाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखी थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले उसी दीवार को सलाम करते और कहते, रेनास का जय पैसा भगवान। शूटिंग के किस्से, पैसा पहले काम बाद में। किशोर का एक अजीब नियम था, पहले पैसा फिर काम। अगर किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें एडवांस नहीं दिया तो वो सेट पर ही नहीं पहुंचते थे। कई बार तो उन्होंने गाना गाने से पहले ही पैसों का पैकेट मांगा और तब जाकर गाना शुरू किया। एक किस्सा मशहूर है, एक प्रोड्यूसर ने किशोर को एडवांस पैसे नहीं दिए। जब शूटिंग के लिए बुलाया गया तो किशोर सेट पर तो आ गए, लेकिन एकदम चुप, न कोई डायलॉग बोले, न गाना गाया। जब प्रोड्यूसर ने पूछा, किशोर दा आप चुप क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, जब जेब खाली है तो मुंह भी खाली रहेगा। पूरा सेट ठहाकों से गूंज गया। घर का पागलपन, गेट पर खोपड़ी और बोर्ड। किशोर कुमार का घर खुद में एक रहस्य था। उनके बंगले का नाम था गौरीकुंज, लेकिन इस घर का माहौल अजीब था। गेट पर उन्होंने एक खोपड़ी टांग रखी थी और बोर्ड लगाया था, बिवेयर ऑफ किशोर। कई बार जब मेहमान आते तो वो दरवाजा नहीं खोलते थे, बस खिड़की से चिल्ला देते, कौन है रे, क्यों आया है रे, जाओ यहां से। लोग डर कर वापस लौट जाते। खाना और पैसा, एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार किसी ने किशोर कुमार को डिनर पर बुलाया। डिनर में बहुत शाही खाना था। किशोर ने प्लेट भरी और जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्होंने कहा, वाह बहुत स्वाद है। फिर उन्होंने जेब से 1 रुपया निकाला और होस्ट को देते हुए कहा, ये लीजिए, इतना अच्छा खाना मुफ्त में खाऊंगा तो पाप लगेगा। शोहरत और स्टारडम। 1960 और 70 का दौर किशोर कुमार के करियर का स्वर्णिम युग था। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में चाहता था। उनकी कॉमेडी और गाने दोनों हिट थे। फिल्म पड़ोसन में उनका गुरु वाला किरदार आज भी क्लासिक माना जाता है। उसी फिल्म में उन्होंने मेरे सामने वाली खिड़की में जैसा गाना गाकर करोड़ों दिल जीत लिए, लेकिन शोहरत बढ़ने के साथ उनका पागलपन भी बढ़ता गया। अजीब हरकतें। जब किशोर पेड़ से लटक गए, कई बार तो उनकी हरकतों ने लोगों को चौंका दिया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने कहा, किशोर थोड़ा एक्सप्रेशन दो, तो किशोर ने कहा, ठीक है, और फिर वो पास के पेड़ पर चढ़ गए और उल्टा लटक गए। पूरी यूनिट हंस हंस कर पागल हो गई। पैसे के लिए गाना, गाना बीच में रोकना। किशोर स्टेज शोज में भी पैसे को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर आयोजकों ने तय पैसे पूरे नहीं दिए तो वो गाना बीच में ही रोक कर चले जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। उन्होंने गाना शुरू किया, मेरे सपनों की रानी, और बीच में अचानक रुककर बोले, पैसे पूरे हुए क्या? जब ऑर्गेनाइजर ने सिर झुकाया तो किशोर ने माइक फेंक दिया और स्टेज से उतर गए। लोग उन्हें पागल क्यों कहते थे? असल में किशोर कुमार की पर्सनालिटी 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ वो बेहद गंभीर, इमोशनल और संवेदनशील इंसान थे। दूसरी तरफ वो अजीब हरकतों और मजाक से सबको चौंका देते थे। लोग उन्हें अक्सर पागल कहते थे, लेकिन उनके करीबी कहते, किशोर पागल नहीं थे, वो बस इस नकली दुनिया में असली इंसान बने रहना चाहते थे।
फिल्मों में किस्मत और अदाकारी की कहानियां। किशोर कुमार का जन्म तो गायक बनने के लिए हुआ था, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों में अभिनेता भी बना दिया। ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि उस किस्मत की है जिसने उन्हें बार बार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शुरुआत एक्टर बनने की मजबूरी। किशोर कुमार का सपना था सिर्फ गाना गाना, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर भी फिल्मों में एक्टिंग करें। किशोर बार बार कहते, भैया मैं एक्टर नहीं, सिंगर बनना चाहता हूं। लेकिन अशोक कुमार ने समझाया, फिल्म इंडस्ट्री में टिकना है तो हर कला सीखनी होगी। इसी मजबूरी में किशोर कुमार कैमरे के सामने खड़े हुए। पहले कदम साधारण रोल्स। शुरुआती दौर में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले। फिल्मों में उनकी एक्टिंग साधारण थी, कोई खास पहचान नहीं बन रही थी। लेकिन किशोर की किस्मत ने करवट ली जब उन्हें 1951 की फिल्म आंदोलन और फिर 1953 की लाड़की में बड़े मौके मिले। धीरे धीरे उनका कॉमिक अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। कॉमेडी का जादू, हास्य का बादशाह। किशोर कुमार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। उनके एक्सप्रेशंस, अजीबोगरीब हरकतें और आवाज के खेल ने उन्हें एक अलग पहचान दी। फिल्म चलती का नाम, गाड़ी, उन्होंने अपने भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म ने उन्हें कॉमेडी का किंग बना दिया। आज भी उस फिल्म के गाने और सीन, बाबू समझो इशारे, लोगों को हंसा हंसा कर लौटपोट कर देते हैं। एक्टिंग में संगीत की झलक। किशोर सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, बल्कि हर सीन को संगीत की तरह निभाते थे। चेहरे पर बदलते भाव ऐसे लगते जैसे कोई धुन बदल रही हो। कहा जाता है कि डायरेक्टर जब उन्हें सीन समझाते तो किशोर कहते, डायलॉग मत समझाओ, बस ट्यून बता दो, मैं उसी लय में एक्टिंग कर दूंगा। बड़ी हिट फिल्म है। उनकी किस्मत का असली सितारा चमका जब उन्हें पड़ोसन 1968 मिली। इस फिल्म में उनका गुरु वाला किरदार आइकॉनिक बन गया। किशोर का गाना मेरे सामने वाली खिड़की में और म्यूजिकल कॉमेडी सीन आज भी हिंदी सिनेमा की कॉमेडी का बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद हाफ टिकट, दोस्ताना और कई फिल्में उनकी अदाकारी का सबूत बन गईं। किस्मत का खेल, सिंगर से एक्टर, फिर सिंगर नंबर। किशोर कुमार की किस्मत बार बार करवट लेती रही। एक समय था जब वो सिर्फ एक्टर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 70 के दशक में रफी साहब और मुकेश की जगह धीरे धीरे किशोर का जादू छाने लगा। फिल्म आराधना, 1969 के गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने उन्हें रातों रात प्लेबैक सिंगिंग का बादशाह बना दिया। यहां किस्मत ने उन्हें गायक के रूप में वो पहचान दी जिसकी उन्हें बचपन से चाहत थी। किस्मत और किस्से। एक बार एक डायरेक्टर ने उन्हें कहा, किशोर तुम्हें एक्टिंग में सीरियस होना चाहिए। किशोर बोले, सीरियस आदमी हॉस्पिटल में अच्छा लगता है, फिल्मों में नहीं। लोग हंस पड़े, लेकिन यही उनका राज्य था। उन्होंने हर सीन को अपने अनोखे अंदाज में निभाया और दर्शकों के दिल जीत लिए। अदाकारी और गाने का संगम। किशोर कुमार शायद अकेले ऐसे कलाकार थे जो एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर सब कुछ थे। उनकी फिल्में और गाने इस बात का सबूत हैं कि किस्मत सिर्फ मौके देती है, लेकिन असली कमाल टैलेंट ही करता है। किशोर कुमार की किस्मत और अदाकारी दोनों ही उनकी कहानी का हिस्सा थे। अगर किस्मत ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने उस मौके को अपने टैलेंट से सोने में बदल दिया। गाने और म्यूजिक का जादू। अगर किशोर कुमार का नाम लिया जाए और गानों का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो संगीत के जादूगर थे। उनकी आवाज में वो नशा, वो मस्ती, वो दर्द और वो मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। किशोर की आवाज निराली और अनोखी। किशोर कुमार की आवाज पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित नहीं थी। उन्होंने न तो शास्त्रीय संगीत की लंबी तालीम ली थी, न ही किसी बड़े उस्ताद के शागिर्द बने। फिर भी उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो किसी भी ट्रेंड गायक को टक्कर दे सकता था। उनकी आवाज रंग बदलती गिरगिट की तरह थी, कभी रोमांटिक, कभी मस्ती भरी, कभी उदासी से भरी और कभी खिलखिलाती हुई। गानों का पहला बड़ा धमाका। किशोर कुमार ने शुरू में अपनी फिल्मों में खुद के लिए गाने गाए, लेकिन 1969 की फिल्म आराधना ने उनका पूरा करियर बदल दिया। राजेश खन्ना पर फिल्माए गए उनके गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का सुपरस्टार बना दिया। कहा जाता है कि जब रूप तेरा मस्ताना रिकॉर्ड हुआ, बर्मन ने कहा, किशोर दा, ये गाना तो गाना नहीं, जादू है। रोमांटिक गानों के बादशाह। 70 के दशक में अगर कोई हीरो रोमांटिक गाना गाता दिखता था तो बैकग्राउंड में किशोर कुमार की आवाज होती थी। ओ मेरे दिल के चैन, मेरे जीवन साथी, पल पल दिल के पास, चला जाता हूं किसी की धुन में, मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान।
इन गानों ने किशोर को प्रेम गीतों का बादशाह बना दिया। उनकी आवाज सुनकर लगता था जैसे वो सीधे दिल की गहराइयों से गा रहे हों। मस्ती भरे गाने, ऊर्जा और जोश। किशोर कुमार के गानों में मस्ती और शरारत भी भरपूर थी। एक चतुर नार, पड़ोसन, जहां उन्होंने मन्ना डे के साथ गाकर कॉमेडी का नया मापदंड बना दिया। खई के पान बनारस वाला, डॉन ने उन्हें जोश और देसी मस्ती का सुल्तान बना दिया। ये शाम मस्तानी और जिंदगी एक सफर है सुहाना आज भी पार्टी और सफर की शान है। दर्द भरे नगमे, आवाज में करुणा। किशोर सिर्फ खुशी और मस्ती ही नहीं गाते थे, बल्कि उनके दर्द भरे नगमे भी लोगों की आंखें नम कर जाते थे। जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर? सफर, ओ शाम आई रंगीन समा, चिंगारी कोई भड़के, अमर प्रेम। उनके गानों में दर्द असली लगता था, मानो वो अपने ही जीवन का अनुभव गा रहे हों। म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जादुई जोड़ी किशोर कुमार का जादू कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ चला, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐतिहासिक बन गईं। SD बर्मन, रूप तेरा मस्ताना, गाता रहे मेरा दिल, RD बर्मन, ये शाम मस्तानी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ओ हंसिनी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे महबूब कयामत होगी, खई के पान बनारस वाला। हर म्यूजिक डायरेक्टर कहता था किशोर की आवाज में जो वर्सेटिलिटी है वो किसी में नहीं। रिकॉर्डिंग के किस्से। किशोर कुमार रिकॉर्डिंग के वक्त भी बहुत नटखट रहते थे। कभी गाने के बीच में हंस पड़ते, कभी अचानक अपनी आवाज बदल देते। एक किस्सा मशहूर है, खई के पान बनारस वाला। रिकॉर्डिंग के समय किशोर दा सचमुच पान खाकर आए थे। गाते गाते उन्होंने पान की गुलकंद और सुपारी की वजह से अजीब सी आवाजें निकाली। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन वही अदा गाने की पहचान बन गई। बहुमुखी गायक, हर मूड का गाना। किशोर कुमार हर तरह का गाना गा सकते थे। रोमांटिक, मेरे दिल में आज क्या है, मस्ती भरा, कहा जाता है सीने में दिल, दर्द भरा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, प्रेरणादायक, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। उनके गाने सुनकर लगता था एक इंसान के अंदर दर्जनों आवाजें और रंग छुपे हैं। गानों की विरासत। किशोर कुमार ने अपने जीवन में लगभग 2600 से ज्यादा गाने गाए। आज भी उनके गाने रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा है। किशोर कुमार ने गानों में सिर्फ शब्द नहीं गाए, बल्कि भावनाएं हो गाएं। उनकी आवाज दिलों की आवाज बन गई। यही वजह है कि आज भी हर प्रेमी अपने प्यार का इजहार किशोर के गानों से करता है। हर उदास दिल किशोर की धुनों में सुकून ढूंढता है। किशोर कुमार का निजी जीवन और रहस्यमयी शख्सियत। किशोर कुमार सिर्फ गायक या अभिनेता ही नहीं थे, वो एक रहस्य थे। उनका जीवन जितना रंगीन और चमकदार था, उतना ही अजीब और उलझा हुआ भी। कभी वे सबसे हंसमुख इंसान नजर आते, तो कभी सबसे अकेले और खामोश। उनकी शख्सियत एक ऐसी किताब थी जिसके हर पन्ने पर नया रहस्य लिखा था। खंडवा का मोह। किशोर हमेशा अपने गांव खंडवा को याद करते थे। वो कहते, मुझे बस अपने खंडवा की मिट्टी चाहिए, वही मेरी जन्नत है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी लिखा था कि उनकी अस्थियां खंडवा में ही बहाई जाए। उनका दिल हमेशा उस छोटे से शहर से जुड़ा रहा। अकेलापन और तन्हाई। जितना रंगीन उनका फिल्मी करियर था, उतनी ही तन्हाई उनकी निजी जिंदगी में थी। किशोर अक्सर कहते, लोग समझते हैं मैं बहुत हंसमुख हूं, लेकिन असली किशोर बहुत अकेला है। उनकी आंखों में अक्सर एक गहरी उदासी झलकती थी, जो उनके दर्द भरे गीतों में साफ सुनाई देती थी। रहस्य और अफवाहें। किशोर कुमार की रहस्यमयी शख्सियत के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। क्या कहा जाता है कि वे अपने घर में घुसने वाले किसी भी अजनबी को सीधे बाहर कर देते। वे अक्सर भूत प्रेत और पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपने पूरे गार्डन में पेड़ पौधों के नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रख दिए। लोग कहते थे किशोर पागल हैं, लेकिन उनके करीबी कहते वो सिर्फ दुनिया की चालाकी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आखिरी दिन और विदाई। 13 अक्टूबर 1987 किशोर कुमार का दिल अचानक बंद हो गया। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 58 साल थी। उस दिन वे खंडवा वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। विडंबना देखिए, जिस खंडवा को वे हमेशा याद करते थे, वहीं उनकी अंतिम यात्रा भी हुई। हजारों लोग रोते बिलखते हुए उनके गीत गा रहे थे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर? विरासत और यादें। किशोर कुमार आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका जादू और उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। उनके बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार ने उनकी गायकी की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन सच कहें तो किशोर जैसा न कोई था, न कोई है और न होगा। किशोर कुमार एक शख्सियत जो रहस्य भी था और जादू भी। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि गाने का नाम है।